हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में आपका झाम बाबा आईआईटी चैनल पर स्वागत है, जो कि बेस्ड है एनसीईआरटी पर। क्लास 12th के टॉपिक्स बिलियन यानी सॉल्यूशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज हम आपको थर्ड पार्ट यहाँ पर अवेलेबल करा रहे हैं, जिसमें हम रासायनिक यूनिटों में केमिकल यूनिट्स में जो है सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के बारे में हम वर्णन करेंगे। सांद्रता व्यक्त करने की भौतिक विधि के बारे में इसके पहले वाले पार्ट में हमने आपको बताया है, जिसमें हमने भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम में सांद्रता व्यक्त करने की यूनिटों को व्यक्त करने की विधियों के बारे में बताया। इस पार्ट में हम आपको रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां बताएंगे, जिसके कुछ पार्ट्स निम्न होंगे, जैसे बिलियन की पहला पार्ट होगा बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। दूसरा पार्ट होगा नॉर्मलता, मोलरता, मोलल्टा। इन सभी चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और ये जो रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, और इस पर जो है बोर्ड एग्जाम्स में या कंपटीशन लेवल पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें नॉर्मलता, मोलरता और मोलल्ता या मोल प्रभात जो आगे आपसे डिस्कस करेंगे, इन सारे चीज़ों के बारे में जो है काफ़ी डिटेल में आपको हम यहाँ पर समझाएंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इसके नोट्स बनाइएगा। तो हम शुरू करते हैं। पहला पार्ट, बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ये रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां हैं। अच्छा, हम आपको एक चीज ये भी बताते हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये चैनल काफी लाभदायक होगा, और उसमें हम इंग्लिश के कुछ पार्ट्स भी आपको जैसे डिफाइन करते जाएंगे। जैसे केमिकल यूनिट्स डिफाइन करने की बात की जा रही है, मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ आइडेंटिटी कंसंट्रेशन, यानी कि आइडेंटिफाई करना है कंसंट्रेशन को, सांद्रता को व्यक्त करने के लिए केमिकल रासायनिक यूनिट में व्यक्त करने की विधि के बारे में यहाँ पर आपको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट है बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, या कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। तो इस टॉपिक में हम स्टार्ट करते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा होगी कि बिलियन के 1 लीटर में बिलीन, क्या परिभाषा होगी? बिलियन के माफ कीजिएगा, पेन नहीं, हाँ, बिलियन के 1 लीटर में बिलीन बिले के ग्रामों की संख्या, बिलीन बिले के ग्रामों की संख्या बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है, यानी कि बिलियन की भार प्रतिशतता आपने पढ़ा भौतिक यूनिट में, तो वहां पर कहा गया था कि बिलियन के 100 ग्राम भार में यानी कि जो बिलियन है उसका 100 ग्राम भार है, उसमें जितना ग्राम या 10 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम जो भी बिले घुला हुआ है, वह उसकी भार प्रतिशतता कहलाती थी। उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर आपको जो है सांद्रता व्यक्त करनी है और ग्राम प्रति लीटर में करनी है, यानी लीटर की बात करनी है। तो 1 लीटर में जितना ग्राम बिले के जितने ग्रामों की संख्या बिलीन की जाए, वही उसकी क्या कहलाती है? बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं इसका फार्मूला कि बिलियन की सांद्रता बराबर, या ग्राम प्रति लीटर आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा क्योंकि ग्राम पर लीटर में ही करना है। तो सांद्रता बराबर क्या होगा? बिले का भार, ये किस में होगा? ग्राम में। बिले का भार बटे बिलियन का आयतन, और ये किस में होगा? लीटर में। यानी कि 1 लीटर में बिलीन होगा बिले का ग्राम, जितना ग्राम जो है बिले का 1 लीटर आयतन में बिलीन होगा, वही उसकी क्या कहलाएगी? बिलियन की सांद्रता कहलाएगी। दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हम नॉर्मेलिटी के बारे में बात करेंगे, यानी कि बिलियन की नॉर्मलता क्या होती है। इंग्लिश में इसको हम नॉर्मेलिटी कहते हैं। तो बिलियन की नॉर्मलता किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा में हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होती है, बिलियन के 1 लीटर में बिलीन, बिलियन के
1 लीटर में विलेय के तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर में विलेय के तुल्यांकों की माफ कीजिएगा मिस्टेक हो रहा है, तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। अभी आपके मन में अब क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये तुल्यांक क्या होता है, तो अभी इसके बारे में हम आपको बताते हैं। विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। अब इसकी अगर हम फार्मूले के बारे में डिस्कस करें कि नॉर्मलिटी बराबर क्या होगी, नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता बराबर क्या होगा, तो नॉर्मलिटी बराबर होगी विलेय के तुल्यांकों की संख्या, मिस्टेक बहुत हो रहा है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, बटे विलयन का आयतन। और ये होगा किसमें, लीटर में। याद रखिएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो भी आप डिस्कस करेंगे विलयन का आयतन हमेशा किसमें डिस्कस करेंगे, लीटर में करेंगे, किसमें, नॉर्मलिटी में। तो एक बार फिर से डिफिनेशन को आप ध्यान दीजिएगा कि विलयन के 1 लीटर में विलीन जो विलेय के तुल्यांकों की संख्या है वही क्या है, विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। जो नॉर्मलिटी होती है वह किसके बराबर होती है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, यानी कि जितना विलेय के तुल्यांक उसमें डिजॉल्व है उतना किसमें, 1 लीटर विलायक में या 1 लीटर विलयन में, सॉरी विलायक नहीं विलयन में जितने तुल्यांकों की संख्या डिजॉल्व है वही उसकी क्या कहलाती है, नॉर्मलिटी कहलाती। अब तुल्यांक की बात हम करते हैं कि तुल्यांक होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो विलेय के तुल्यांकों की संख्या आप निकालेंगे कैसे, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर हो जाएगी विलेय का भार, यानी कि जो पदार्थ आप डिजॉल्व कर रहे हैं उसका वेट कितना है, उसका भार कितना है, बटा इसका अपान हो जाएगा विलेय का तुल्यांकी भार। फिर बात वही आ गई तुल्यांकी पे। ये तुल्यांकी है क्या, तो आपको पिछले क्लास में 11th में पढ़ाया भी गया है कि तुल्यांक किसे कहते हैं। नहीं पता है तो आप तुल्यांकी भार का मतलब अणुभार से समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या समझिएगा, अणुभार से। अब तो क्लियर हो गया होगा ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि NaOH है और इसका जो अणुभार है, जैसे कहा गया कि 4 ग्राम NaOH जो है 1 लीटर जल में डिजॉल्व है। तो अब इसमें आपको क्लियर हो गया कि 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व है। अब आपको इसके तुल्यांकों की संख्या निकालनी है, तो 4 ग्राम आपका NaOH हो, सॉरी भार हो गया इसका, W का मान 4 ग्राम दिया है, और विलेय का तुल्यांकी भार आपको निकालना है। तो तुल्यांकी भार का मतलब हमने आपको बताया कि ये अणुभार से रिलेटेड है। तो अगर NaOH का अणुभार निकालेंगे तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, आप जानते हैं कि सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल ऐड कर देंगे तो 6 1 7 3 10 1 2 1 3 1 4, ठीक। तो ये आपका 40 आ जाएगा अणुभार, यानी कि 4/40 हो गया। आप इसको डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, तुल्यांकों की संख्या हो जाएगी। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको तुल्यांकों की संख्या क्या होती है। तो जो विलेय के तुल्यांकों की संख्या होती है, सॉरी जो नॉर्मलिटी होती है वो क्या होती है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन, ये लीटर में होती है। जो विलेय के तुल्यांकों की संख्या होती है वो बराबर किसकी होती है, विलेय के भार बटा विलेय के तुल्यांकी भार की। तो अब हम जो पूरी नॉर्मलिटी की फार्मूले को लिख सकते हैं। अब हम नॉर्मलिटी के लिए एक संकेत यूज करते हैं, ये यन करते हैं, केवल यन ही लिखेंगे। तो यन इक्वल टू हो जाएगा क्या, विलेय का भार और अपान हो जाएगा विलेय का तुल्यांकी भार, और पूरे का अपान हो जाएगा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें होगा, आयतन लीटर में। तो ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये नॉर्मलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको परिभाषा को याद रखिएगा और फार्मूले को विशेष करके आप याद रखिएगा, क्योंकि इस पर जो है कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ सॉल्यूशंस आते हैं सॉल्व करने के लिए, जिसको आपको सॉल्व करना होगा। मैं एक आध दो सॉल्यूशंस कराऊंगा अभी जो है टॉपिक समाप्त होने पर। फिलहाल इसके आगे देखिए, अब एक टॉपिक इससे क्वेश्चन पूछ के आता है कि नॉर्मल विलयन किसे कहते हैं।
तो नॉर्मल बिलियन किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन आपको सुननी है। अब हम आपको जो है आगे डिस्कस करते हैं कि एक नॉर्मल बिलियन होता है, ये क्या होता है नॉर्मल बिलियन। तो इसकी अगर हम डिफिनेशन आपको बताएं, इसकी परिभाषा बताएं, तो कह सकते हैं कि जिस बिलियन के 1 लीटर में, जिस बिलियन के 1 लीटर विलेय का, जिस बिलियन के 1 लीटर विलेय का एक तुल्यांक उपस्थित होता है, एक तुल्यांक उपस्थित होता है, नॉर्मल बिलियन कहलाता है। शॉर्टकट में इसे हम संक्षेप में जिसे कहते हैं कि शॉर्टकट में इसे हम यन बिलियन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यन बिलियन कहते हैं। यानी कि किसी भी बिलियन के 1 लीटर में अगर विलेय का एक तुल्यांक उपस्थित होता है तो वह जो बिलियन होता है उसको हम नॉर्मल बिलियन या यन बिलियन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर डेसी नॉर्मल की बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि n/10 यानी कि किसी भी बिलियन में 1/10 भाग अगर विलीन है तो उसको हम डेसी नॉर्मल कहेंगे। अगर 1 लीटर में एक तुल्यांक है तो उसको हम नॉर्मल बिलियन कहेंगे, और अगर 1/10वां भाग जो है किसी भी बिलियन में तो उसको हम डेसी नॉर्मल कहेंगे। इसी तरह से अगर n/100 उपस्थित है यानी कि एक किसी भी बिलियन में जो है 100वां भाग है तो उसको हम सेंटी नॉर्मल कहेंगे, सेंटी नॉर्मल कहेंगे। और अगर उसी तरह से n/1000 है यानी कि 1/1000वां भाग है तो उसको हम मिली नॉर्मल कहेंगे। तो इस तरह से हम नॉर्मल की परिभाषा दे सकते हैं कि 1 लीटर में अगर विलेय है एक तुल्यांक तो आपका नॉर्मल बिलियन होगा। अगर 1/10 है तो डेसी नॉर्मल, 1/100 है तो सेंटी नॉर्मल, और 1/1000 है तो उसे हम मिली नॉर्मल बिलियन कहते हैं। तो ये सब परिभाषाएं हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि नॉर्मल बिलियन किसे कहते हैं, डेसी नॉर्मल बिलियन किसे कहते हैं, तो आपको डिफिनेशन लिखनी होती है। तो इस तरह से आप इनकी परिभाषाओं को इसी आधार पर इन सभी की भी परिभाषाओं को बना करके अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अब हम आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताना चाहते हैं जिसमें हम पदार्थ के बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और नॉर्मलता के मध्य संबंध स्थापित करने के बारे में बताएंगे। यानी कि जो नॉर्मलता होती है उसका ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता में क्या संबंध होता है। तो अब हम आपको डिस्कस करेंगे कि जो नॉर्मलता होती है और जो बिलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता होती है उसमें क्या संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन ग्राम प्रति लीटर एंड नॉर्मेलिटी। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि जो बिलियन की सांद्रता होती है, बिलियन की सांद्रता ये किसमें होती है, ग्राम प्रति लीटर में। ये बराबर होती है किसके, बिलियन की नॉर्मलता के, किसके, बिलियन की नॉर्मलता के गुणे पदार्थ का जो तुल्यांकी भार होता है, पदार्थ का तुल्यांकी भार, इसके बराबर होती है। तो यही दोनों में संबंध होता है नॉर्मलता और बिलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में, कि जो बिलियन की सांद्रता होती है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता होती है नॉर्मलिटी गुणे पदार्थ के तुल्यांकी भार के मध्य उसका कॉम्बिनेशन होता है, उसके मल्टीप्लाई होती है। तुल्यांकी भार का मतलब आप अणुभार से समझेंगे। और ये इसलिए हमने आपको बताया क्योंकि इस बार एग्जाम में पूछा था कुछ नॉर्मलता की मोलरता से, मोललता की मोलरता से, इन सभी में संबंध पूछा था। तो ये आप जो है इसको करेंगे क्योंकि 2019-20 के एग्जाम में जो है बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आए थे। तो हम आपको जो है नॉर्मलिटी से संबंधित एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आइए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं नॉर्मल से रिलेटेड। क्वेश्चन दिया है कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर बिलियन का कुल आयतन 250 ml कर लिया गया। बिलियन का कुल आयतन 250 ml कर लिया गया। बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान देना होगा कि जो बिलियन बनाया गया है, बिलियन में बिलियन का जो कुल आयतन है वो कितना है, 250 ml है। और इसमें जो है
4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला गया। तो सबसे पहले आपको ये हम कंफर्म कराते हैं कि इसमें विलेय क्या है, विलायक क्या है, और इन विलेय और विलायकों के मिलाने के बाद फिर जा कर के जो है 250 ml आयतन बना हुआ है विलेयन का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका भार दिया है यानी OH, जिसको हम स्मॉल w से लिख सकते हैं भार के लिए, तो ये दिया है कितना, 4 ग्राम। दूसरा है विलायक, इसमें जल है। अच्छा, जल की मात्रा हमको अभी क्लियर नहीं है, तो जल की मात्रा हमको जो भी विलयन होता है, जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले ये लिख लीजिए कि नॉर्मलता का जो फार्मूला होता है, नॉर्मलता बराबर क्या होता है कि विलेय का भार, नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार और पूरे का अपान क्या होता है, विलयन का आयतन। तो भार और विलयन का आयतन ये किस में होगा, लीटर में। याद रखिएगा ये हमेशा किस में होगा, लीटर में। तो सबसे पहले हमको विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ विलयन का जो दिया है, कितना दिया है, 250 ml में दिया है, मिलीलीटर में दिया है। तो इसको हमें किस में बनाना होगा, लीटर में बनाना होगा। तो लीटर में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन होगा उसका आयतन हम लीटर में बनाएंगे। विलयन का आयतन लीटर में बनाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 250 से 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 1000 में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.25 लीटर। कितना आएगा, 0.25 लीटर। तो इस तरह से जो है विलयन का आयतन हमको लीटर में पता चल जाएगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी जो विलेय है उसका भार 4 ग्राम दिया हुआ है। तो अब इसमें हम रख देते हैं, फार्मूले पर रखते हैं, तो भार कितना है, 4 है। हाँ, दूसरी चीज़ विलेय का तुल्यांकी भार, यानी जो विलेय है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका तुल्यांकी भार हमको निकालना होगा। तो हमने कल आपको निकालने के लिए बताया था कि तुल्यांकी भार का मतलब अणुभार से ही रिलेटेड होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार आप अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अणुभार जितना होगा टोटल मिला करके 40। ये कल हमने आपको बताया भी था, 40 आएगा। तो ये हमारा 4/40 हो जाएगा और पूरे का अपान हो जाएगा 0.25, क्योंकि हमने इसको लीटर में बना ही लिया है तो इसके आधार पर हो जाएगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.4 तुल्यांक, ये याद रखिएगा, तुल्यांक प्रति लीटर। ये हमारा आंसर आएगा, यही जो है प्राप्त होगा। इतना जो है ये क्या होगी, विलयन की नॉर्मलता होगी। तो नॉर्मलता बराबर कितनी हो जाएगी, 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर। तो इस तरह से हम जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। कुछ और भी क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन ये है कि 250 ml N/10, यहाँ पर देखिए कुछ डिफरेंट है, उससे कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। N/10 सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आयतन दिया है, कितना दिया है, विलयन का आयतन दिया है 250 ml। तो हमको तो पता ही है कि इसको लीटर में बनाना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो दिया है Na2CO3 की नॉर्मेलिटी दे दिया है, कितना दिया है, N/10, चाहे इसको आप N/10 कहिए या 1/10 भी लिख सकते हैं। तीसरा भार दिया है, नहीं, भार हमको पता करना, यही क्वेश्चन पूछा है कि कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, किसकी, सोडियम कार्बोनेट की। तो विलयन का आयतन दिया है, उसकी नॉर्मेलिटी यानी कि उसका जो है नॉर्मलता बताया हुआ है, हमको जो है विलयन के भार के बारे में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो है विलयन के तुल्यांकी भार का विलेय के तुल्यांकी भार के बारे में ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि Na2CO3 का तुल्यांकी भार या अणुभार कितना होगा, क्योंकि फार्मूले में हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो तुल्यांकी भार इसका कितना होगा, तो हम जानते हैं कि अगर सोडियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का, इन तीनों का ऐड करेंगे तो टोटल जो तुल्यांकी भार होगा, इनका जो है अणुभार होगा, वो होगा, या कह सकते हैं कि Na2CO3 का अणुभार, माफ कीजिएगा, Na2CO3 का अणुभार अपान
2, क्योंकि 2 मोल्स हैं तो इससे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और Na2CO3 का टोटल अनुभार जोड़ेंगे अगर हम तो 106 आएगा, 106 आएगा। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो तुल्यांकी भार पता चलेगा वो कितना होगा, 53 होगा। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, हाँ गुड। तो ये आपका जो है Na2CO3 का तुल्यांकी भार पता चल जाएगा। अब आपको फार्मूले में रखना है, तो फार्मूला आपका क्या है, फार्मूला होता है, फार्मूला खैर हम ऊपर बनाए भी हैं, क्या बार बार लिखना, इससे आप समझ सकते हैं कि जो नॉर्मेलिटी होती है उसके इक्वल होती है किसके, विलेय के भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन। तो इसी फार्मूले पर रखेंगे। यन का मान दिया है तो यन का मान हम यहाँ पर रख देंगे, n/10 इज इक्वल टू भार, ये हमको पता करना है, ये क्वेश्चन है हमारा, तो W ऐसे ही छोड़ते हैं। अपान तुल्यांकी भार हमको पता चल गया है 53 होता है, और पूरे का अपान विलयन का आयतन, हाँ ये थोड़ा कन्वर्ट कर लीजिएगा, विलयन का आयतन 250 ml दिया है, तो इसको आप 1000 से डिवाइड करें, क्योंकि हमको लीटर में बनाना है ना, तो इसीलिए इसको हम लीटर में जब बनाएंगे तो ये हमारा जो वैल्यूम होगा ये हो जाएगा 0.25 लीटर। तो ये आपका लीटर में बन जाएगा। अब इसका मान आप यहाँ पर रख देंगे, और रखने के बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा जो n/10 है इसको हम 1/10 लिख सकते हैं, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 तुल्यांक पर लीटर आएगा, क्योंकि तुल्यांकी जो नॉर्मेलिटी होती है उसका मात्रक होता है तुल्यांक प्रति लीटर। तो ये हमारा 0 नॉर्मेलिटी का मतलब आ जाएगा 0.1 तुल्यांक पर लीटर। तो ये आपको मालूम हो जाएगा। अब इसका मान आप रखेंगे और W को इधर लाएंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा, यानी कि भार बराबर हो जाएगा 0.1 गुणे 0.25 गुणे 53। ये आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो मात्रा आएगी 1.35 ग्राम, ये उसकी मात्रा होगी। तो हम आंसर में लिख सकते हैं, हमारा जो आंसर होगा उसमें हम लिख सकते हैं कि माफ कीजिएगा, n/10 1/10 ये जो तुल्यांक प्रति लीटर आया, इसके बाद हमको भार निकालना है तो इसको हम इधर लाएंगे, और जो नॉर्मेलिटी होगी उधर ले जाएंगे, तो हमारा सबसे मल्टीप्लाई होगा 0.1 मल्टीप्लाई होगा आयतन से, मल्टीप्लाई होगा भार से, तो जो हमारे टोटल पदार्थ की मात्रा आएगी 1.325 ग्राम आएगी। तो हमारा जो उत्तर होगा हम लिख सकते हैं कि Na2CO3 की आवश्यक मात्रा बराबर कितना हो जाएगा, 1.325 ग्राम। यानी इतनी पूछा था ना कि 250 ml n/10 सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए Na2CO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, मात्रा पूछा था। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 250 ml के विलयन को बनाने के लिए, 250 ml विलयन को बनाने के लिए हमें 1.325 ग्राम Na2CO3 की आवश्यक मात्रा लगेगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपको जो है सॉल्व कराए, और सॉल्व कराने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा विलयन की मोलरता की। मोलरता किसे कहते हैं, मोलैरिटी बोला जाता है इंग्लिश में। तो अगला टॉपिक हमारा है विलयन की मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं, विलयन की मोलरता इंग्लिश में कहा जाता है मोलैरिटी। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। मोलैरिटी कहते किसे हैं, तो अगर जहाँ तक परिभाषा की बात है तो परिभाषा में हम कह सकते हैं कि विलयन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या, विलयन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है।
विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी कि इसके पहले आप नॉर्मलता में पढ़ रहे थे तो उसमें कहा गया था कि विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या, यानी कि उसके कितने अणुभार उपस्थित है, पदार्थ के कितना उसका जो है उसमें भार है, ये तुल्यांकों की संख्या थी, भार बटे अणुभार के बारे में गणना की गई थी, वो नॉर्मेलिटी थी। अब यहाँ पर विलयन के मोलों की संख्या, यानी कि हम जानते हैं कि किसी भी गैसीय अवस्था की बात की जाए या किसी द्रव की अवस्था की बात की जाए तो उसमें जो कण होते हैं उन्हें, कणों के आकार को हम 1 मोल कहते हैं। तो उस मोल के आधार पर यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। तो आप डिफिनेशन को बस क्लियरली याद कर सकते हैं, अंतर देख करके डिफरेंट क्या होता है कि वहाँ पर आपसे तुल्यांकों की संख्या की बात की जाएगी और यहाँ पर मोलों की संख्या की बात की जाएगी। तो अगर 1 लीटर में मोलों की संख्या कितनी विलीन है तो वही उसकी क्या कहलाती है, मोलैरिटी कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तो अगर इसका फार्मूला हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि विलयन की मोलरता इक्वल होगी किसके, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन। और ये आयतन किसमें होगा, लीटर में होगा, क्योंकि यहाँ लिखा गया है 1 लीटर में विलीन। तो ये इसका फार्मूला, वहाँ पर आपका विलेय के तुल्यांकों की संख्या थी नॉर्मेलिटी में और यहाँ पर आपके मोलों की संख्या है। तो विलेय के मोलों की संख्या अगर हम पूछें कि क्या होता है या कैसे निकालना पड़ेगा तो आप लिख सकते हैं कि मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। वही सेम जैसे उसमें भी आपने किया था वैसे ही रहेगा, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। और ये जो भार होगा किसमें होगा, आपका ग्राम में होगा। तो हम अब नई फार्मूले की लिख सकते हैं मोलैरिटी की, यानी मोलरता की नया फार्मूला लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, यम इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा विलेय का भार यानी W अपान कैपिटल M अपान V, कैपिटल V। या ऐसे कह सकते हैं कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और पूरे का अपान क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। किसमें होगा, लीटर में। तो ये फार्मूला, तो जो मोलरता होगी वो भी परिवर्तित होगी, यानी कि मोलरता जो होगी वो ताप पर निर्भर करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि विलयन का आयतन ताप पर निर्भर करता है। तो ये था मोलैरिटी। अच्छा, ये जो टॉपिक आपके चल रहे हैं नॉर्मलता, मोलरता या मोलरता, जो भी आगे आएगा सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। तो अब इससे रिलेटेड एक टॉपिक पूछता है कि मोलर विलयन, जैसे वहां पर पूछा था कि नॉर्मल विलयन किसे कहते हैं, उसी तरह से एक टॉपिक है मोलर विलयन किसे कहते हैं। तो मोलर विलयन किसे कहेंगे, जिस किसी भी 1 लीटर में विलेय का 1 मोल उपस्थित हो उसे हम मोलर विलयन कहेंगे। यदि विलेय के 1 लीटर में विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 मोल उपस्थित हो, विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 मोल उपस्थित हो तो उसे मोलर विलयन कहते हैं, उसे हम मोलर विलयन कहते हैं। मोलर विलयन को संक्षेप में हम 1m लिख सकते हैं शॉर्टकट में। और जो मोलर विलयन होता है इसी प्रकार से इसको हम डेसी, जैसे आपका 1/m/10 है या 1/10 कहिएगा, 10वां भाग है तो उसको हम जो है डेसी मोलर कहेंगे। इसी तरह से जैसे उसमें हमने आपको बताया था m/100 है, m/100 है तो इसको सेंटीमोलर कहेंगे। और अगर m/1000 है तो इसको हम क्या कहेंगे, मिली मोलर कहेंगे, इसको हम मिली मोलर कहेंगे। तो इस तरह से हम मोलरता डिफाइन कर सकते हैं। अब कुछ रिलेशंस की बात कर ली जाए, रिलेशन का मतलब संबंध के बारे में बात कर लिया जाए। जैसे कह दिया जाए कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और मोलरता में क्या संबंध है। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और मोलरता में संबंध,
ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और मोलरता में संबंध। तो जो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता होती है विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ये बराबर होती है किसके, विलयन की मोलरता। जैसे उसमें नॉर्मलिटी में था, सेम उसी तरह से विलयन की मोलरता गुणे विलेय का अणुभार, गुणे विलेय का अणुभार। तो इस तरह से आप जो है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता में संबंध व्यक्त कर सकते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट है ये आप नोटिस कर लीजिएगा कि इम्पॉर्टेंट है, नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है। नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसे थोड़ा नोटिस करिएगा। तो जो विलयन की नॉर्मलता होती है, इनमें संबंध बताते हैं कि विलयन की नॉर्मलता और मोलरता में संबंध होता है कि विलयन की नॉर्मलता बटे विलयन की मोलरता इक्वल होगी विलेय का अणुभार बटा विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का अणुभार बटा विलेय का तुल्यांकी भार। तो ये जो है इक्वल होगा यन के, यानी कि मोलों की संख्या की। तो इस तरह से यन अम्ल की क्षारकता और अम्लता हो सकती है। अम्ल की जो है ये अम्ल क्षार क्रिया के लिए हो तो उनमें यन जो होगा अम्ल की क्षारकता और क्षारक की अम्लता दोनों के लिए होता है। यन किसके लिए होता है, अम्ल की क्षारकता के लिए और क्षारक की अम्लता के लिए, इन दोनों के लिए ये हो सकता है। तो इन दोनों पार्ट्स में, इस पार्ट्स में हमने पार्ट 3 में आपको नॉर्मलता, मोलरता और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताए। इसी तरह से आप इसके भी फार्मूले को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इक्वेशंस जो आते हैं न्यूमेरिकल आते हैं सॉल्व करने के लिए। कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है विलयन की मोलरता और मोल प्रभाज के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। धन्यवाद।